नमस्कार। आज हम राजस्थान की ऐतिहासिक बावड़ियों की एक गहरी दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे पास राजस्थान स्टेपवेल्स एंड वाटर स्ट्रक्चर्स के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन अनोखी जल संरचनाओं के पीछे का जो इतिहास है, कला है या फिर उनका सामाजिक महत्व उसे समझें। हाँ, और इसमें बूंदी का जिक्र तो आता ही है, जिसे मतलब सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहते हैं। सैकड़ों बावड़ियां हैं वहाँ। तो चलें इस विरासत की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये बावड़ियां होती क्या हैं और राजस्थान जैसे इलाके में ये इतनी जरूरी क्यों थीं? जरूर। देखिए, बावड़ी यानी स्टेपवेल वो जमीन के नीचे बना पानी का एक स्रोत है, जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मतलब पानी लेने की जगह नहीं थी। सोचिए, राजस्थान में वो भीषण गर्मी और पानी की किल्लत। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में ये बावड़ियां तो जीवन रेखा थीं और ये सामाजिक मेलजोल का केंद्र भी बन गई, जहां लोग आते जाते मिलते जुलते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वास्तुकला के भी गजब के नमूने हैं। कुछ बावड़ियों में तो अंदर रहने या आराम करने के लिए कमरे भी मिले। अंदर कमरे? पानी के स्रोत के पास? हाँ, जैसे आभानेरी में, ओसिया में, भीनमाल में। ये दिखाता है कि पानी कितना कितना अहम था कि उसके पास ही रहने की व्यवस्था भी थी। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। क्या स्रोत बताते हैं कि इन कमरों का इस्तेमाल कौन करता था? मतलब यात्री या... स्रोत बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, पर हाँ, अंदाजा यही है कि शायद यात्री या तीर्थयात्री या फिर कोई शाही लोगों या बावड़ी की देखभाल करने वाले लोग। ये हर बावड़ी में नहीं थे, पर जो बड़ी और खास बावड़ियां थीं उनमें ये जरूर मिलता है। इससे उनकी जो मल्टीपर्पज भूमिका थी वो पता चलती है। अच्छा, चलिए कुछ खास बावड़ियों पर आते हैं। स्रोत में माउंट आबू की दूध बावड़ी का जिक्र है और उदयपुर की मंदाकिनी बावड़ी का। एक और दिलचस्प नाम है डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी। कहा जाता है कि इसे 1586 में किसी देवी ने बनवाया था और इसे विशाल दरवाजा भी कहते हैं। ये कोई लोक कथा है क्या? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये स्थानीय मान्यता या लोक कथा हो। अक्सर ऐसी पुरानी जगहों से ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। नौलखा बावड़ी शायद अपनी बनावट या फिर उसके बड़े प्रवेश द्वार की वजह से भी जानी जाती होगी, जिसे विशाल दरवाजा कहा गया। इनके अलावा जयपुर के पास आमेर की पन्ना मीना की बावड़ी और सीकर की हर्षनाथ की बावड़ी भी काफी महत्वपूर्ण है। इनका डिजाइन बहुत अनूठा है। सही। और झुंझुनों की मेड़तिनी की बावड़ी, स्रोत में उसके स्थान को लेकर थोड़ी अस्पष्टता है, जैसे दोनों के अंदर लिखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, वो स्रोत की भाषा थोड़ी सी उलझी हुई है, लेकिन आमतौर पर मेड़तनी बावड़ी को झुंझुनू इलाके से ही जोड़ते हैं। एक जरूरी बात यह है कि इसे साधु सिंह की पत्नी भक्त कुंवर ने बनवाया था। ये दिखाता है कि बावड़ियां सिर्फ पब्लिक यूज के लिए नहीं बनती थीं, बल्कि कई बार ये व्यक्तिगत समर्पण या किसी की याद में या प्रतिष्ठा के लिए भी बनवाई जाती थी। मतलब पानी जैसी जरूरी चीज का भावनाओं से जुड़ना ये अपने आप में खास है। ये पहलू तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा जोधपुर की तरफ चलें। वहाँ तापई बावड़ी का जिक्र है, शहर की सबसे लंबी बावड़ी। हाँ, तापई बावड़ी का जिक्र है। और मंडौर बावड़ी और एक और चांद बावड़ी का भी नाम है जो जोधपुर में है। ये आभानेरी वाली चांद बावड़ी से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। जोधपुर वाली चांद बावड़ी अलग है, लेकिन जब हम सबसे मशहूर बावड़ी की बात करते हैं तो वो दौसा जिले की आभानेरी की चांद बावड़ी ही है। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, ये हर्षद मादा मंदिर के पास है और इसे प्रतिहार राजाओं के सामंत यानी उनके अधीन जो चौहान शासक थे उन्होंने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी गहराई, और वो हजारों सीढ़ियां एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न में बनी हुई हैं। नीचे देखो तो एक भरम सा होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि कला का भी एक अद्भुत नमूना है। और दौसा में जो आभानेरी उत्सव होता है वो इसी विरासत को जीवित रखता है। और बूंदी, जिसे सिटी ऑफ स्टेपवेल्स या बावड़ियों का कुंडों का शहर कहते हैं, यहाँ तो इतनी सारी हैं। गुलाब बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, भास्तियों की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी, लिस्ट लंबी है। हाँ, बूंदी इस मामले में एकदम अनोखा है। यहाँ तो बावड़ियां शहर के जीवन का हिस्सा रही हैं। इनमें रानी जी की बावड़ी बहुत खास है। हाँ। इसे राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी के आसपास बनवाया था। स्रोत में 1609 लिखा है, पर वो शायद 1699 ही होगा। अच्छा, 1609। हाँ, इसे बूंदी की सबसे विश्ववीर और शायद सबसे लंबी बावड़ी माना जाता है। और पास के कोटा में बड़गांव की बावड़ी का भी जिक्र मिलता है। बूंदी को देखकर लगता है कि यहाँ पानी का प्रबंधन और उसका संरक्षण वो एक पूरी संस्कृति की तरह विकसित हुआ था। तो संक्षेप में देखें तो राजस्थान इन जटिल और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जल संरचनाओं से भरा पड़ा है।
हर बावड़ी की अपनी एक कहानी है, अपनी पहचान। ये सिर्फ पानी जमा करने के गड्ढे नहीं थे, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग की समझ, सामाजिक जीवन और कलात्मक सोच, सबका संगम है। ये सचमुच अद्भुत है। तो अंत में ये विचार मन में आता है कि आज जब हमारे पास पानी के इतने आधुनिक स्रोत हैं, तो क्या इन प्राचीन बावड़ियों को हम सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक मान लें, या फिर ये आज भी हमें जल संरक्षण के बारे में, या सामुदायिक जुड़ावों के बारे में, या वास्तुकला के बारे में कुछ सिखा सकती हैं?